नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे? अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पिछड़ सकते हैं, ऐसा एक सर्वे में दावा किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज ने नए सर्वे में पाया है कि 6 सबसे अहम राज्यों में से 5 में डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में लोगों का रुख है। यही नहीं, पिछली बार जहां जो बाइडेन ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी, वहां भी काफी करीबी मामला हो सकता है। तो सवाल है, क्या ट्रंप की वापसी राष्ट्रपति के तौर पर पक्की हो गई है? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। कांग्रेस उम्मीद लगाए बैठी है कि चुनाव में उसे बेहतर सफलता मिलेगी। हालांकि उसकी इस उम्मीद पर कांग्रेस के बागी उम्मीदवार पानी फेर सकते हैं। ये बागी कई सीटों पर उम्मीदवार बन चुनावी मैदान में उतरे हैं। मध्य प्रदेश में बसपा और गोंडवाना पार्टी का गठबंधन भी कई सीटों पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पिछले कई दिनों से पार्टी के बागियों को मनाने की कोशिश में है। टिकट नहीं मिलने से नाराज दर्जनों कांग्रेस पार्टी से बगावत कर चुके हैं। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि खत्म होने के बाद पार्टी ने 39 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने भले ही इन 39 नेताओं को निष्कासित कर दिया है, लेकिन ये चुप बैठने वालों में से नहीं है। इसमें से कई जमीनी नेता हैं जिनका मजबूत जनाधार है। ये कांग्रेस से बगावत कर चुनावी मैदान में पहुंच चुके हैं और अपनी ताकत दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में गृह मंत्रालय की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई थी जिसमें पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर यूएपीए के तहत 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि पीएफआई को प्रतिबंध के आदेश के खिलाफ सीधा सुप्रीम कोर्ट आने के बजाय पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जर माजरा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोमवार को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जसवंत सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र अमरगढ़ में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। उसी वक्त ईडी की टीम वहां पहुंची और उनको अपने साथ लेकर चली गई। उनको पिछले साल उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए मामले में गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ में वोटिंग से सिर्फ एक दिन पहले आईईडी ब्लास्ट हुआ है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में मतदान से ठीक एक दिन पहले पंखाजूर क्षेत्र के छोटे बेटिया थाना में धान खरीदी केंद्र के पास नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। इस आईईडी ब्लास्ट में एक बीएसएफ जवान और 2 मतदान कर्मी घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण के प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी ने कथित महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला किया। वहीं बीजेपी के अन्य नेताओं ने धर्मांतरण, बिगड़ती कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर बात की। यानी छत्तीसगढ़ में किसी एक मुद्दे पर भाजपा ने टिकने की कोशिश नहीं की है। जिन 20 सीटों पर वोटिंग है वो नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के 7 जिलों और 4 अन्य जिलों राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, कबीरधाम और खैरागढ़ छुई खदान गंडई में हैं। मिजोरम में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ और विपक्षी जोरम पीपुल्स पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला मंगलवार को होने वाला है। राज्य की 40 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मंगलवार 7 नवंबर को मतदान होगा। ईसाई बहुल राज्य में चुनाव प्रचार चर्चों में प्रार्थनाओं के साथ खत्म हो चुका है। 18 महिलाओं सहित कुल 174 उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने वायरल हुए डीप फेक वीडियो पर सोमवार दोपहर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि मुझे ये साझा करते हुए बहुत दुख हो रहा है और इंटरनेट पर मेरा जो डीप फेक वीडियो वायरल हो रहा है, मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीज़ें न सिर्फ मेरे लिए खौफनाक हैं, बल्कि ये उनके लिए भी हैं जो तकनीक के दुरुपयोग की वजह से असुरक्षित हैं, जिन्हें बहुत नुकसान हो सकता है। आज एक महिला और एक एक्टर होने के नाते मैं अपने परिवार, दोस्त और शुभचिंतकों की शुक्रगुजार हूँ जो मेरे सुरक्षा कवच की तरह हैं, सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन अगर ये मेरे साथ उस वक्त हुआ रहता जब मैं स्कूल या कॉलेज में थी, तो मैं वाकई ये नहीं बता सकती कि इसका सामना मैं कैसे करती। हमें एक समुदाय के तौर पर इससे जल्द निपटने की ज़रूरत है, इससे पहले कि और लोग इससे प्रभावित हों। इस मामले पर अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों की ओर से कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने इस वीडियो पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मिस इन्फॉर्मेशन उनके प्लेटफॉर्म पर शेयर न की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात को लेकर सख्त नाराजगी जताई है कि राज्य सरकारों को विधानसभा से पारित विधेयकों को राज्यपाल से पास कराने के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्यपालों को ये समझना चाहिए कि वो चुनी हुई अथॉरिटीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि राज्य सरकारों के कोर्ट जाने के बाद ही राज्यपाल विधेयक पर कार्रवाई क्यों करते हैं। इस स्थिति को रोकना होगा। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ पंजाब सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित पर आरोप है कि वो विधानसभा से पारित 7 विधेयकों को पास नहीं कर रहे हैं। दिवाली से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार 6 नवंबर को सरकार के सभी ग्रुप बी गैर राजपत्रित और ग्रुप सी कर्मचारियों को 7,000 के बोनस की घोषणा की है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने 80,000 कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने के लिए 56 करोड़ आवंटित किए हैं। पिछले महीने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों सहित ग्रुप सी और गैर राजपत्रित ग्रुप बी रैंक के अधिकारियों के लिए बोनस को मंजूरी दी थी। केजरीवाल ने दिल्ली में 7,000 रुपए के बोनस की घोषणा करके ये संदेश चुनावी राज्यों में भेजा है कि मोदी सरकार ने सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस दिया है, जबकि आप सरकार ने दिल्ली में अपने कर्मचारियों को बोनस दिया है। यानी केजरीवाल ये कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार ने वही बोनस अन्य भाजपा शासित राज्यों में क्यों नहीं दिलाया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार 6 नवंबर को कहा कि दिवाली के अगले दिन से दिल्ली में ऑड इवन नियम वापस आ जाएगा और प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए इस सप्ताह के लिए स्कूलों को 11वीं कक्षा तक बंद कर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि राजधानी में कक्षा 10 और 12 को छोड़कर सभी स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। हवा की बिगड़ती गुणवत्ता को देखते हुए फिलहाल सिर्फ कक्षा 5 तक की कक्षाएं निलंबित थीं। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे देवेंद्र तोमर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देवेंद्र तोमर एक बड़ी रकम की लेन देन की बात कर रहे हैं। ये विडंबना है कि बीजेपी आज ही एक गाना लेकर आई है जो वॉशिंग पाउडर निरमा की तर्ज पर है। शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्व शर्मा, नारायण रानी रेड्डी ब्रदर्स जैसे बीजेपी के कई नेता इसी निरमा पाउडर में नहाकर आए हैं। बीजेपी का ये गाना 50% कमीशन वाली शिवराज सरकार की पोल खोल रहा है। इस वीडियो में नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर करोड़ों रुपए के लेन देन की बात कर रहे हैं। वीडियो में माइनिंग के कारोबारियों से करोड़ों रुपए लेने के लिए बैंक अकाउंट कहां खोले जाएं, इस पर चर्चा हो रही है। याद रहे, नरेंद्र सिंह तोमर जी मोदी सरकार में इस्पात और खनन मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में सवाल है, ये पैसा किसका है और देवेंद्र सिंह तोमर को क्यों दे रहा है। भाजपा ने रविवार को राजस्थान भाजपा के नेता संदीप दायमा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। संदीप ने एक चुनावी रैली के दौरान तिजारा विधानसभा क्षेत्र में गुरुद्वारों और मस्जिदों को मिटाने का आह्वान किया था। हालांकि दायमा के बयान का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा ने सिखों से माफी मांग ली थी, लेकिन पंजाब में अकाली दल ने इसे मुद्दा बना दिया और भाजपा को अब ये कार्रवाई करनी पड़ी है। चुनाव आयोग ने भी संदीप दायमा के बयान का संज्ञान लिया और उन्हें नोटिस जारी किया। किसी मुस्लिम संगठन ने दायमा के बयान का संज्ञान नहीं लिया, लेकिन सिखों ने लिया। देश भर में इसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई। कई जगहों पर भाजपा नेताओं को सिखों के धार्मिक नेताओं ने खरी खोटी सुनाई। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले के मुख्य आरोपियों में से एक शुभम सोनी के दावों के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एक वीडियो संदेश में सोनी ने आरोप लगाया कि बघेल ने उन्हें दुबई में अपना जुआ व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया था। उन्होंने कहा कि भिलाई में उनके साथियों की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने बघेल से संपर्क किया था। आरोपी के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए बघेल ने एक ट्वीट में कहा, ये कोई रहस्य नहीं है कि ये वीडियो क्यों और कैसे आया, और ये समझना भी मुश्किल नहीं है कि चुनाव के समय ऐसा बयान केवल भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए जारी किया गया था। उन्होंने लिखा, हर कोई ये भी समझता है कि ये ईडी को हथियार बनाकर किया जा रहा है। दरअसल बीजेपी अब ईडी की मदद से चुनाव लड़ रही है और मुझे बदनाम करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। ब्लिंकन ने अपने तुर्की समकक्ष हाकन फिदान के साथ अपनी बैठक समाप्त कर ली है। फिलहाल कोई संयुक्त बयान नहीं आया है, लेकिन बताया गया है कि उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की, विशेष रूप से गजा में युद्ध और हमास और इजरायल के बीच कैदियों की अदला बदली पर। अमेरिकी पक्ष ने तुर्की के अधिकारियों को हमास पर अधिक दबाव डालने और बंदियों को रिहा करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन इस मामले पर तुर्की की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी। उन्होंने कहा कि कैदियों की रिहाई पारस्परिक होनी चाहिए। जहां हमास बंदियों को रिहा करता है और इजरायल फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करता है,
तुर्की ने भी बिना शर्त युद्ध विराम की मांग की और कहा कि युद्ध विराम का पालन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय तंत्र होना चाहिए जिसका अंकारा गारंटर होगा। इजरायली सेना ने कहा है कि बीते रात उसकी ग्राउंड टीम ने गजा में हमास के आउटपोस्ट को अपने कब्जे में ले लिया है। इजरायली सेना ने एक्स पर बताया कि इस आउटपोस्ट में निगरानी चौकियां, ट्रेनिंग और आतंकवादियों के लिए सुरंगें हैं। इजरायल का कहना है कि इस ऑपरेशन में कई आतंकवादियों को मारा गया है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि रविवार को उसके लड़ाकू विमानों ने लगभग 450 निशानों पर हमला किया, जिनमें हमास के मिलिट्री कंपाउंड, निगरानी चौकियां, एंटी टैंक चौकियां शामिल हैं। इजरायली सेना ने रविवार रात भर गजा में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए और जमीनी सैनिकों ने गजा शहर की घेराबंदी पूरी कर ली, जिससे गजा 2 हिस्सों में बंट गया है। पूरे गजा पट्टी में इंटरनेट और अन्य दूरसंचार सेवाएं बंद हो गई हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक आईडीएफ प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने शाम के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सेना आतंकियों के बुनियादी ढांचे, जमीन पर बड़े पैमाने पर हमले कर रही है। गजा पर शासन करने वाले हमास समूह के एक अधिकारी ने कहा कि 1 घंटे से अधिक समय से अस्पतालों के आसपास तीव्र बमबारी हो रही है। इजराइल हमास युद्ध का सोमवार को 31वां दिन है। 7 अक्टूबर से अब तक गजा पर इजरायली हमलों में कम से कम 9,800 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजराइल पर हमास के हमले में 1400 से अधिक लोग मारे गए थे। मानवाधिकार बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन का कहना है कि गजा और यूक्रेन में युद्ध विराम की मांग करने में संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से बेकार रहा है। पुतिन और नेतन्याहू के युद्ध अपराधों में कोई अंतर नहीं है। दोनों अंधायुद्ध नागरिकों की हत्या कर रहे हैं और फिर भी संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से बेकार है। अमेरिका ने इजरायल हमास युद्ध के बीच एक असामान्य घोषणा की है। अमेरिकी नौसेना ने बताया है कि उसकी ओहियो क्लास की एक परमाणु पनडुब्बी यूएस सेंट्रल कमांड के ऑपरेशन एरिया में पहुंच गई है। कमांड ने सोमवार को सुएज नहर से गुजरते हुए इस परमाणु पनडुब्बी की एक तस्वीर भी प्रकाशित की है। आमतौर पर पनडुब्बियों की गतिविधियों को काफी गुप्त रखा जाता है। पनडुब्बियां जब तक दुश्मनों की नजर में न आए तब तक ज्यादा प्रभावी होती हैं। ऐसे में अमेरिका के इस असामान्य ऐलान ने रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी परमाणु पनडुब्बी के तैनाती की सूचना किसी खास रणनीति के तहत दी है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे मैच के दौरान श्रीलंका के खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया है। आईसीसी के नियमों के मुताबिक क्रीज पर मौजूद खिलाड़ी के आउट होने पर उनकी जगह लेने वाले खिलाड़ी को अधिकतम 3 मिनट के अंदर गेंदबाज का सामना करने के लिए तैयार होना पड़ता है। इस मामले में एंजेलो मैथ्यूज मैदान में तय समय सीमा पर नहीं पहुंचे थे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।